जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को जो हम लोग प्रारंभ किए हैं, इस श्रृंखला को आगे हम लोग बढ़ाते हैं और इस श्रृंखला के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉपिक मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से तात्पर्य है मौर्य साम्राज्य के बाद के जो शासक हैं उनसे रिलेट यह क्वेश्चंस है। ओके, तो आइए इस सेशन के फर्स्ट यानी पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है साइरस, ऑप्शन बी केम्बिसिस, ऑप्शन सी डेरियस एंड ऑप्शन डी सहार्स। इसका सही आंसर होगा सी, डेरियस था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरानी शासक था। आगे बढ़ते हम लोग, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम उसी का नाम था। 522 से 486 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य के संस्थापक साइरस, उसी का नाम कुरोस था, के बाद हखमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। सर्वप्रथम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस के साम्राज्य में संपूर्ण सिंध घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान यानी राजस्थान तक का क्षेत्र जो भारत का है था। पार्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है कि दारा प्रथम यह फारसी साम्राज्य के संस्थापक यानी कुरोस साइरस के बाद हकमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था, ये दारा प्रथम था। ओके, और डेरियस प्रथम इसी का नाम था या दारा प्रथम ने भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। हेरोडोटस ने इसके साम्राज्य को बताता है, सिंधु नदी घाटी पर भी अधिकार बताता है, राजपूताना क्षेत्र यानी राजस्थान के क्षेत्र से भी बताता है और पंजाब के क्षेत्रों पर भी उसका अधिकार बताता है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए 178 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 101 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 78 ईस्वी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, 78 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ था। और आगे एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल पॉइंट भी बता देते हैं। कह रहा है कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि वर्ष 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। 78 ईस्वी से ही शक संवत का प्रारंभ माना गया है, यानी कनिष्क जब जिस वर्ष अपना राज्याभिषेक किया या गद्दी पर बैठा तो उसने एक संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे कह रहा है कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर, ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर पेशावर थी। ओके, द्वितीय राजधानी आगे चल करके जब भारतीय क्षेत्र को विजित कर लिया तो मथुरा को भी द्वितीय राजधानी बनाया। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 78 ईस्वी में राज्याभिषेक और उसी वर्ष इसने एक संवत चलाया, शक संवत के नाम से जाना जाता है। इसने कैसर और सीजर की उपाधि धारण किया। इसकी पहली राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर जो आज पाकिस्तान में है थी। आगे चल करके अपनी द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी कनिष्क को एंड ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। इसका सही आंसर होगा सी, कनिष्क को कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है एक्सप्लेन को देख लेते हैं, फिर आपको समझा भी देते हैं। कह रहा कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकारों द्वारा द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ओके, रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की, यानी
जो कैसर और सीजर की उपाधि उसने एडाप्ट किया था, ग्रहण किया था, वह रोमन सम्राट या रोमन शासकों के से ग्रहण किया था, या उसी के आधार पर इन्हें कनिष्क ने कैसर और सीजर की उपाधि को धारण किया या ग्रहण किया, तथा शकों की भांति छत्रप व्यवस्था लागू की। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष इंपॉर्टेंट है, ने बुद्धचरित तथा राजवैद्य चरक ने चरक संहिता की रचना की। तो इसके राज दरबार में राजवैद्य चरक भी रहता था, राजकवि अश्वघोष भी था, जिसने बुद्धचरित की रचना की। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क के ही शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ओके, तो और उसी में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान में। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कह रहा है किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? ऑप्शन ए पान चाउ, ऑप्शन बी पान यांग, ऑप्शन सी सी हुआंग टी, ऑप्शन डी हो टी। इसका सही आंसर होगा ए पान चाउ। इंपॉर्टेंट है, पान चाउ ने कनिष्क को पराजित किया। एक प्रश्न कह रहा है कि किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं और युद्ध का कारण भी आपको बताते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 से 94 ईस्वी के मध्य चीन के प्रसिद्ध सेनापति पान चाउ से नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु कनिष्क असफल रहा। चीनी इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का कारण यह था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी, ओके, उस समय चीन पर जो शासक था हान वंश का था, और हान वंश के राजकुमारी की सुंदरता के बारे में यह कहानी सुन रखा था, इसीलिए हान राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे ठुकरा दिया गया। यही कारण बताया जाता है चीनी इतिहासकारों द्वारा कनिष्क के युद्ध करने का, यानी चीन के क्षेत्रों पर युद्ध करने का। लेकिन इस युद्ध में सेनापति पान चाउ से कनिष्क पराजित हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष एंड ऑप्शन डी फाहियान। इसका सही आंसर होगा ए कनिष्क ने। ओके, और यह एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जानते रहिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। महान सिल्क मार्ग, जिसे ग्रेट सिल्क रूट कहते हैं, ओके, महान सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। मध्य एशिया से गुजरने वाला यह मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। चीन से होने वाले रेशम यानी सिल्क का समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम की मध्य रोम साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट यह पुस्तक है, इसका लेखक नहीं पता चलता है, अज्ञात लेखक है, लेखक के बारे में पता नहीं लग पाया कि कौन लिखा है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में किया गया है। इसका लेखक एक अज्ञात यूनानी व्यापारी या नाविक था। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत और रोम के साम्राज्य के बीच निर्यात होने वाली वस्तुओं का उल्लेख इसी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक बुक में मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी? यानी भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी फैली थी, ऐसे समझ लीजिए। ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी कुषाण। और कह रहा है किस वंश के साम्राज्य जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर फैली थी, तो चाइना के बाहर भी थी, खोतान कासगार तक के क्षेत्रों तक फैली हुई थी। ओके, आगे देख लेते हैं एक्सप्लेन क्या कर रहा है। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में
उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार तक विस्तृत थी या फैली थी। इतना बड़ा साम्राज्य था किसका? कनिष्क का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण है? ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी वेरा, ऑप्शन सी गांधार एंड ऑप्शन डी नागर। इसका सही आंसर होगा सी गांधार शैली। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी, जिसे ग्रीक कहते हैं, यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है, तो गांधार है। क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों पर, पश्चिम के क्षेत्रों पर, गांधार के क्षेत्रों पर ही इधर यूनानी थे और यह भारतीय कला थी, इधर से यूनानी कला, यही क्षेत्र जो था सम्मिश्रण का। ओके, तो गांधार क्षेत्र। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण गांधार शैली है। इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण शासक थे। गांधार कला को महायान धर्म से प्रोत्साहन मिला। इस शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। इनकी मूर्तियों में बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 1, कनिष्क की राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद एंड ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही आंसर होगा ए पुरुषपुर, पेशावर प्रारंभिक राजधानी। आगे चल करके दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। यहीं से वह विद्वान अश्वघोष को पेशावर यानी पुरुषपुर ले गया। ओके, तो अश्वघोष इसका राज दरबारी था और यह मगध तक साम्राज्य का विस्तार किया और यहीं से यानी मगध से विद्वान अश्वघोष को पकड़कर अपने राज दरबार पुरुषपुर पेशावर ले गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, मिलिंद पनहो क्या है? इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बौद्ध स्थल, बौद्ध स्थल नहीं होगा, गलत। बुद्ध का नाम, बुद्ध का नाम भी नहीं है, मतलब बी भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कला का बौद्ध नाम, यह भी नहीं है, गलत। ऑप्शन डी कह रहा है बौद्ध ग्रंथ, ये सही है। मिलिंद पनहो एक बौद्ध ग्रंथ है। ओके, एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं कि ग्रंथ की विशेषताएं। मिलिंद पनहो अर्थात मिलिंद के प्रश्न एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है। इसका काल 100 ईसा पूर्व है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद प्रथम यानी मेनांडर फर्स्ट एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद को वर्णित किया गया है। ओके, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक शासक मेनांडर के जो बीच संवाद हुआ है उसको वर्णित किया गया है। मिनांडर नागसेन के मध्य हुए संवाद में मिनांडर के शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकार करने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। ओके, तो इसका जो संस्कृत रूप है यानी संस्कृत ट्रांसलेशन है उस बुक का नाम है नागसेन भिक्षु सूत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन बी कह रहा है अशोक के अभिलेख। ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम के अभिलेख। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं।
ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। इसका उत्कीर्णन रुद्रदामन द्वारा कराया गया। रुद्रदामन का शासनकाल 130 से 150 ईस्वी था। ओके, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, जो मौर्य काल में निर्मित की गई थी। यह इस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सुविशाख था। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। भाषा भी आपसे पूछा जाता है, संस्कृत भाषा में है। और किसने उत्कीर्ण करवाया? रुद्रदामन ने करवाया। और यह गिरनार अभिलेख वर्तमान में किस राज्य में है? गुजरात में। यह भी इम्पॉर्टेंट है, गिरनार पर्वत के पास है। और गुजरात में सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को ऊपर भी हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है रुद्रदामन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय एंड ऑप्शन डी कह रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका सही आंसर होगा ए, रुद्रदामन का है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? जूनागढ़ गिरनार शिलालेख का संबंध शक क्षत्रप शासक रुद्रदामन से है। यह भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश दक्षिणापद स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक भी कहा जाता है, को 2 बार पराजित करने का उल्लेख मिलता है। ओके, रुद्रदामन के शासन में उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो रुद्रदामन के समय में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह भी इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश एंड ऑप्शन डी शक वंश। इसका सही आंसर होगा ए, सातवाहन वंश के द्वारा। ओके, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया। इन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। सातवाहन वंश की स्थापना श्रीमुख ने की थी। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र वृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। प्रतिष्ठान यानी पैठान इस वंश की राजधानी थी। इसकी राजकीय भाषा प्राकृति तथा लिपि ब्राह्मी थी। शीशे के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम वंश सातवाहन था, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह क्वेश्चन तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया? तो भारत में एक ही वंश है, वह है सातवाहन वंश। ओके, शीशे और पोटीन के सिक्के चलाने वाले पहले शासक यही थे। इसके अलावा आंध्र जाति थे और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी, जो महाराष्ट्र में के क्षेत्रों में वर्तमान में पड़ता है। ओके, और इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान दिया। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, यहीं से सामंतवादी व्यवस्था का भी उदय या आरंभ माना जाता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक, ऑप्शन सी गुप्त एंड ऑप्शन डी कुषाण। इसका सही आंसर होगा बी। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के यानी मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक विम कटफिसस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त थी या प्राप्त होती है। ओके, यानी गुप्त राजाओं द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम सिक्के किसके द्वारा चलाया गया? इंडो ग्रीक के द्वारा।
और शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों द्वारा चलाया गया? कुषाण शासकों द्वारा। तो यह 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन तीनों को जानते रहिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्के पर छवि अंकन का भी प्रचलन करवाया, यह भी इंपॉर्टेंट है। छवि अंकन से तात्पर्य है अपना चित्र अंकित करवाया। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है राजा खारवेल, ओके, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ऑप्शन ए कह रहा है चोल मंडलम, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी कन्नौज एंड ऑप्शन डी पुरुषपुर। इसका सही आंसर होगा बी। उड़ीसा के क्षेत्रों में कलिंग, जो कलिंग का क्षेत्र था वहीं का राजा खारवेल था और वह चेदी वंश का महानतम शासक था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। राजा खारवेल कलिंग वर्तमान उड़ीसा के चेदी वंश महामेघवाहन के महानतम शासक थे। इनके विषय में अधिकांश जानकारी उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती है, यानी इस अभिलेख पर जो हाथी गुम्फा अभिलेख है जिससे खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है, इस पर तिथि का अभाव है। कोई तिथि अंकित नहीं है कि कब यह शासन कर रहे थे या यह लेख कब लिखा गया। ओके, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत यही हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी आपसे पूछ दिया जाता है खारवेल किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म, जैन धर्मावलंबी था या जैन धर्म में उसकी आस्था थी, गहरी आस्था थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित करिए। ओके, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, इसको हम लोगों को देखना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ओके, तो सही उत्तर चुनने की बात कहा जा रहा है। तो सही उत्तर में क्या हो जाएगा? सूची फर्स्ट में अधिकारी का नाम दिया गया है, सूची सेकंड में उनके कार्य दिए गए हैं, तो इससे मैच कराना है। ओके, तो इससे मैच कराना है। तो पहला है, ए कह रहा है तलार और बी कह रहा है पटकोल और सी कह रहा है सहसाधिपति और डी कह रहा है बलाधिप। ओके, और सूची सेकंड कार्य की तरफ कह रहा है चुंगी का संरक्षक, नंबर 2 कह रहा है चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी और नंबर 3 कह रहा है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी और नंबर 4 कह रहा है ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। ओके, तो यहाँ अब ए तलार का को हम लोग देख लेते हैं कि यह किससे रिलेट है। ओके, तो यह तलार का जो कार्य था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी से तात्पर्य है 3, तो ए का 3 हो जाएगा। ओके, ए का 3 हो जाएगा। और इसके बाद पटकोल को हम लोग देख लेते हैं। बी जो है पटकोल है, तो पटकोल में क्या कह रहा है होना चाहिए? तो यह ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था, तो ये ग्रामीण कर वसूल करना यह 4 नंबर हो जाएगा। तो ये ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी 4 हो जाएगा। ओके, इसके बाद सी कह रहा है सहसाधिपति। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी था, यानी 2 नंबर में हो जाएगा। चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी से तात्पर्य है आप सीधे जानिए न्यायाधीश। ओके, दंड देने वाला। ओके, इसके बाद बलाधिप को हम लोग देख लेते हैं, तो यह नंबर 1 हो जाएगा, यानी चुंगी का संरक्षक। ओके, यानी चुंगी अधिकारी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 हम लोग देखते हैं किस में है। 3 4 2 1, तो यह बी में है। ओके, तो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 3 4 2 1 यही है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन भी किया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। कार्य जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी जो डिस्कशन किए हैं हम लोग वही लिखा है। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी। बलाधिप चुंगी का संरक्षक।
ओके, तो यह एक्सप्लेनेशन था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ऑप्शन ए है ताम्र, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी स्वर्ण। इसका सही आंसर होगा ए। ओके, क्योंकि कार्दमक शासकों के बारे में कह रहा है, कार्दमक क्षत्रप शासकों के बारे में, तो इसका सही आंसर ए होगा। यहाँ पर एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कार्दमक राजवंश की स्थापना राजा चस्ताना ने की थी। कार्दमक क्षत्रपों ने तांबे की धातु में बहुत दुर्लभ सिक्के जारी किए। ओके, कार्दमक क्षत्रपों ने चांदी, तांबे और प्रोटीन में भी सिक्के जारी किए। कार्दमकों ने अपने पिता यानी पूर्वजों के शीर्षकों के साथ किंवदंतियों के साथ जारीकर्ता के नाम के सिक्के जारी किए हैं। ओके, तो इनकी विशेषता रही है, अपने पूर्वजों के शीर्षकों के साथ पूर्वज यानी राजाओं के चित्र भी अंकित थे, कुछ किंवदंतियां भी साथ में जारी किया गया था, और जो जारी करता था राजा, उसका भी नाम अंकित था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न तो यही कि किस शुंग शासक ने, आपसे पूछा जाता किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यह प्रश्न क्या कर रहा है? पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन ए सारनाथ लेख, ऑप्शन बी बेसनगर लेक, ऑप्शन सी अयोध्या लेक एंड ऑप्शन डी हाथी गुम्फा लेक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, अयोध्या लेक से। और अयोध्या लेक पुष्यमित्र शुंग का जो गवर्नर कह लीजिए धनदेह थे, और धनदेह का जो अभिलेख था अयोध्या में, इसी पर नाम मिलता है। तो एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अश्वमेध अयोध्या में पुष्यमित्र का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें उसे द्विश्वमेध याजी यानी 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला यानी द्विश्वमेध याजी कहा गया है। इससे सूचित होता है कि पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। संभवतः पतंजलि मुनि इन यज्ञों में पुष्यमित्र के पुरोहित थे। तो पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे, और वह योग दर्शन के प्रणेता भी थे। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी मेनांडर, ऑप्शन सी भीमकटफिसेस एंड ऑप्शन डी गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका सही आंसर होगा सी भीमकटफिसेस। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं क्यों होगा। तो कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के जारी किए, जो उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर प्रचलित थे। कुषाण शासक भीमकटफिसेस, अब देखिए ऑप्शन में कनिष्क का नाम नहीं दिया है, इसलिए भीमकटफिसेस का नाम दिया है जो कुषाण वंश का था। तो आंसर यही सही होगा। अगर कनिष्क रहता तो कनिष्क सही होते। ओके, तो कुषाण वंश भीमकटफिसेस ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। भीमकटफिसेस के सिक्के पर एक बैल के पीछे खड़े शिव की आकृति अंकित थी। कई भारतीय देवी देवताओं एवं फारसी एवं व ग्रीक देवताओं को कुषाण सिक्कों पर भी दर्शाया गया है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। एक है सूची फर्स्ट और दूसरे तरफ सूची सेकंड। सूची फर्स्ट राजवंश का नाम, सूची सेकंड सिक्कों की धातुओं का नाम। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यह देखा जाए कह रहा है कौन नहीं है। तो ये कह रहा है कुषाण स्वर्ण ताम्र सिक्के जारी किए धातुओं की, तो यह तो सही है। बी कह रहा है गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के चलाए, यह भी सही है। सातवाहन कह रहा है स्वर्ण। इसके बाद आगे कह रहा है डी कलचुरी स्वर्ण रजत और ताम्र, यह भी सही है। सी सही नहीं है, यही गलत है। ओके, क्यों गलत है? क्योंकि सातवाहन शासक स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए हैं,
अपितु चांदी के सिक्के, क्योंकि सोने की आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, थी, सोने की कमी थी, इसलिए चांदी के सिक्के जारी किए। इसके अलावा शीशे के सिक्के जारी किए, प्रोटीन के सिक्के जारी किए, इसलिए यही सही नहीं होगा। आंसर को हम लोग देख लेते हैं। आंसर भी सी ही कर रहा है। ओके, सातवाहन एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। सातवाहन वंश के शासक क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में था, मतलब जो शासन करते थे। अतः दक्कन, पश्चिमी भारत, विदर्भ, पश्चिमी और पूर्वी घाट आदि से सिक्के प्राप्त हुए। सातवाहन साम्राज्य में चांदी, तांबा, सीसा और प्रोटीन के सिक्के थे, जो हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी व तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे करसापण कहा जाता था। सिक्कों पर द्रविड़ भाषा और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। इसके समय में आहत सिक्के, पंचमार्क भी प्रचलन में थे। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। सोने के सिक्के नहीं है, चांदी, तांबा, सीसा और प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, यह भी मैच करने की बात कर रहा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ओके, तो यहाँ पर सूची फर्स्ट कर रहा है, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में ए है गांधार कला, सूची बी है जूनागढ़ शिलालेख, सी कर रहा है मिलिंद पन्हो, डी कर रहा है तक्षशिला लेख। और इधर राजाओं का नाम है। फर्स्ट सेकंड सूची में कर रहा है मेनांडर का नाम, पथिक का नाम, कुषाण शासक का नाम और रुद्र दामन का। ओके, तो यहाँ पर जूनागढ़ का अभिलेख तो 4 हो जाएगा, यानी बी का 4 हो जाएगा। ओके, इसके बाद कह रहा है डी कह रहा है तक्षशिला लेख, तो ये पथिक शासक का है, यानी ये 2 हो जाएगा। मिलिंद पन्हो ये बुक है, तो ये मेनांडर से हो जाएगा। ओके, और गांधार कला कनिष्क के समय में, तो इसलिए 3 हो जाएगा। 3 4 1 2, इसका सही आंसर यही होना चाहिए। ओके, तो सही आंसर देखा जाए किस में आ रहा है, 3 4 1 2, तो सी में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है, गांधार कला कुषाण थी, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, मिलिंद पन्हो मेनांडर, तक्षशिला लेख पथिक। ओके, इधर एक्सप्लेन कर रहा है गांधार कला शैली को यूनानी, बौद्ध, ग्रीको बुद्धिस्ट अथवा ग्रीको रोमन, यानी जिसे यूनानी रोम कला आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न यानी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था। तो सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था। ऑप्शन ए कह रहा है 1:20, तो यह नहीं था। ऑप्शन बी कह रहा है 1:25, यह भी नहीं था। ऑप्शन सी कह रहा है 1:35, यही सही है। ओके, और ऑप्शन डी कह रहा है 1:10, यह भी नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्के का अनुपात क्या था, 1:35। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात 1:35 था। पश्चिमी क्षत्रपों के शक सिक्के संभवतः सबसे पुराने दिनांकित सिक्के हैं, जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुए शक युग से संबंधित हैं। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। ऑप्शन ए घंटसाला, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी नागार्जुनी कोंडा एंड ऑप्शन डी अमरावती। इसका सही आंसर होगा डी अमरावती में। ओके, आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है तो अमरावती में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। अमरावती स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। अमरावती स्तूप में प्रदक्षिणा पथ यानी परिक्रमण पथ जिसे कहते हैं, जो एक वेदी के भीतर संलग्न है, जिसे बहुत अधिक कथात्मक मूर्ति कला के साथ चित्रित किया गया है।
अमरावती स्तूप की अनूठी विशेषताओं एक है में से एक यह है कि घरेलू स्तूप संरचना सहित स्तूप मूर्तिकला स्लैब से ढकी हुई है। ओके, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। किन शासकों को? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए वाकाटक, ऑप्शन बी इक्ष्वाकु, ऑप्शन सी शक एंड ऑप्शन डी खारवेल। इसका सही आंसर होगा बी, इक्ष्वाकु लोगों को। ओके, यानी इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वती कहा गया है। भारत की पूर्वी कृष्णा नदी घाटी में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। उनकी राजधानी विजयपुरी में थी। इक्ष्वाकु को आंध्र इक्ष्वाकु या विजयपुरी के इक्ष्वाकु के रूप में जाना जाता है। इक्ष्वाकु राजाओं ने शैव धर्म का पालन किया और वैदिक संस्कारों को भी ग्रहण किया। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 यानी क्वेश्चन नंबर 24। कर प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ओके, तो एक सही कालानुक्रम कह रहा है, यह कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन बी यूनानी कुषाण शक, ऑप्शन सी शक यूनानी कुषाण, ऑप्शन डी कह रहा है शक कुषाण यूनानी। इसका सही आंसर ए होगा, यूनानी शक और कुषाण, यही क्रम सही होगा। ओके, और यहाँ पर यूनानी के बाद कुषाण कर दिया है, शक बाद में तो नहीं, शक पहले आए हैं तब बाद में कुषाण आए हैं। शक पहले कर दिया है तो ये भी गलत हो गया, यूनानी आए, शक आए, तब कुषाण आए, इसका क्रम यही है। एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। भारत में बाह्य आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। यूनानी आए 326 ईसा पूर्व में, यानी सिकंदर जो आक्रमण किया महान, और इसके बाद शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, इसके बाद कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में आए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है वर्ष में? ओके, ऑप्शन ए 57 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष, ऑप्शन डी 320 वर्ष। इसका सही आंसर होगा सी, 135 वर्ष का। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। कनिष्क के राज्याभिषेक 78 ईस्वी के वर्ष से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। इन दोनों संवतों का अंतर 135 है, यानी 57 और प्लस 78 आप ऐड कर देंगे तो जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा। तो अंतर वर्ष में कह रहा है तो 135 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी जिसे ग्रीक कहते हैं आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी वेरा, ऑप्शन सी गांधार एंड ऑप्शन डी नागर। इसका सही आंसर होगा सी, गांधार। ओके, भारतीय कला और यूनानी का जो मिश्रण है उसे गांधार कला कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेन, भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण से एक नवीन शैली होलेनिस्टिक, यह भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देता है, होलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ जिसे गांधार शैली कहते हैं। तो गांधार नाम नहीं रहेगा तो आपके ऑप्शन में होलेनिस्टिक रहेगा, तो इसको ट्रिक कर देना है। ओके, का जन्म हुआ जिसे गांधार शैली कहते हैं। इस शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इनका मुख्य विषय बौद्ध होने के कारण इसे इंडो ग्रीक यूनानी बौद्ध भी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27।
कह रहा है निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए स्ट्रेटो सेकेंड, ऑप्शन बी स्ट्रेटो फर्स्ट, ऑप्शन सी डेमेट्रियस एंड ऑप्शन डी मेनेंडर। इसका सही आंसर होगा स्ट्रेटो सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है। हिंद यवन शासक स्ट्रेटो सेकेंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इसका शासनकाल 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला थी इसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। फिर हम लोग अगले सेशन में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।